नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए अति महत्वपूर्ण सॉल्व पेपरों के साथ में आप सभी के सामने पेश हो चुकी है। दोस्तों, आप फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज के स्टूडेंट को शेयर कीजिए इस क्लास को। मैं आप सभी के सामने बॉटनी, जो कि अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए अति इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है, यूनिट होती है ये वनस्पति विज्ञान, ये बॉटनी, जिसमें वैसे कई जनों के बैक भी आती है, कई जनों के ड्यू भी लिखता है, बहुत सारे इसमें फेल भी हो जाते हैं, बैक भी आ जाती है दोस्तों। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा। बॉटनी के अति इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने 2017 में जो सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता नहीं होगा इस बात का, आपको ये जानकारी नहीं होगी कि 2017 में, यानी कि जो पहले एग्जाम हो चुके उन सभी सवालों में, उन एग्जामों में पहले जो भी एग्जाम 2015 से लगाकर 2022 तक के जो एग्जाम हुए उनमें जो सवाल इंक्लूड हुए आए हैं वो सवाल वापस आपके 2023 के एग्जाम में 50% सवालों का इंक्लूडेशन दिखाई देगा। दोस्तों, आप इनको देखिएगा। उन सवालों में से आप पुराने पेपर पढ़िए, उनमें सवालों में से आपको जरूर 50% सिलेबस आपको उन्हीं पेपर में जो पिछले सालों में पूछे गए थे सवाल, उन्हीं सवालों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए सॉल्व पेपर अति इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। इनके सवाल, बॉटनी के सवाल अति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। बॉटनी वैसे बहुत बड़ा सिलेबस है, ये इसको पढ़ना, वैसे हम सिलेबस के माध्यम से पढ़ेंगे तो हम इसको समझ तो पाएंगे, रेगुलर कॉलेज जाएंगे तो, लेकिन अपने अति महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कशन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा इस सेशन को, तो वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे दोस्तों, अच्छा स्कोर कर पाएंगे कॉलेज में। क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में 2017 में पूछे गए अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं। जैनानिया विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित मॉडल पेपरों पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का थर्ड पेपर आप सभी के सामने पेश हो रहा है दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड की क्लासें भी लगेगी, पहले हम थर्ड पेपर को कंप्लीट कर देते दोस्तों। थर्ड पेपर अति इंपॉर्टेंट रहता है सवाल, जिसका नाम है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट अ से पहला सवाल लेते हैं दोस्तों कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, क्योंकि तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा, एक दिन वो सितारा भी आएगा। जो कुछ भी सपना देखा है, जो कुछ भी मंजिल सुनी है, वो दिन भी आएगा, वो मंजिल भी आएगी। प्यासे के पास, यदि कोई प्यासा है तो उसके पास में समुंदर भी चलकर आएगा, एक दिन एक वो नज़ारा भी आएगा, एक दिन वो एक नज़ारा भी आएगा। दोस्तों, इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। सवाल क्या कह रहे हैं कि शैवाल का उद्भव किस महाकल्प में हुआ? शैवाल के उद्भव के बारे में पहला सवाल कह रहा है दोस्तों। 2017 में पूछे गई बॉटनी के थर्ड पेपर में अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इन अति इंपॉर्टेंट सवालों के अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं इसी प्रकार आप सभी के सामने हर सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट आप सभी के सामने इसी प्रकार पेश करता हूं फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों। आप अत्यंत महत्वपूर्ण सॉल्व पेपरों के अध्ययन के लिए, आपके एग्जाम भी नजदीक आ रहे दोस्तों, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम 24 से शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो आप ये प्रैक्टिकल के एग्जाम आए थे दोस्तों, एग्जाम भी जेएनयू के मेंस एग्जाम भी आएगी, तो प्रैक्टिकल एग्जाम है, अब तक आपके सब्जेक्ट के एग्जाम भी आने वाले दोस्तों। अत्यंत महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर है। पहला सवाल आप सभी के सामने कि शैवाल का उद्भव किस महाकल्प में हुआ था? शैवालों का उद्भव है वो किस महाकल्प में हुआ था? इसका उद्भव है पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत इन शैवालों का उद्भव, यानी कि शैवालों की उत्पत्ति कब हुई थी, कौन से काल में हुई थी, कौन से महाकल्प में हुई थी, कौन से पैलियोजोइक महाकल्प में, कौन से कल्प में? पैलियोजोइक महाकल्प में। दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। कॉल बॉल को परिभाषित कीजिए। कॉल बॉल को परिभाषित करना है, किसको? कॉल बॉल क्या है, इसको परिभाषित करना है। ये अनियमित गोलाकार गेंद जैसे अश्मीभूत पादप अंग है दोस्तों। कॉल बॉल है वो अनियमित गोलाकार, ये कॉल बॉल क्या है कि ये कॉल बॉल अनियमित गोलाकार गेंद जैसे, अनियमित गोलाकार जैसे अवश्मीभूत
पादप के अंग है दोस्तों। ये कॉल बॉल है, ये पादप के अंगों के बारे में बता रहा है। ये अनियमित गोलाकार पादप के अंग होते हैं। ये कोयले में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये गोलाकार अंग होते हैं, अनियमित अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं? पादपों के अंग होते हैं, जो कि कोयले के अंदर पाए जाते हैं, अतः इसका नाम कॉल बॉल्स पड़ गया दोस्तों। अगला सवाल है, तीसरा सवाल आप सभी के सामने। सवाल अति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवाल देख लेते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। पूरी संभावना बन रही है कि लाइकोपोडियम सरनुअम में पाए जाने वाले रंभ का नाम लिखिए। लाइकोपोडियम सरनुअम में पाए जाने वाले एक रंभ का नाम बताना है दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट सवाल है। मिश्रित ठोस रंभ पाया जाता, क्या पाया जाता? लाइकोपोडियम के अंतर्गत मिश्रित ठोस रंभ पाया जाता। मिश्रित ठोस रंभ लाइकोपोडियम में पाया जाता है। ये क्या है? एक प्रकार का रंभ है दोस्तों। अगला सवाल है, चौथा सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या कह रहा है कि राइनिया का जीवाश्म सर्वप्रथम किस स्थान पर खोजा गया था? राइनिया का जीवाश्म क्या होता है? जो पहले जिंदा चीज थी वो जमीन के अंदर दब गई, पहले जिंदा चीज जमीन के अंदर दब गई और अनेक वर्षों के बाद आज उसके अंग अवशेष, हड्डियां वगैरह कुछ मिल रहा है, खोपड़ियां वगैरह मिल रही है, उसे हम जीवाश्म की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। आप सभी जानते भी हैं। तो इस राइनिया के जीवाश्म, राइनिया के जो जंतु थे, जो पादप थे राइनिया के, वे उसके जीवाश्म अनेक वर्षों पहले दब गए थे और आज वो निकल रहे हैं। तो उसके जीवाश्म है वो सर्वप्रथम किस स्थान पर खोजा गया था, किस स्थान पर खोद कर निकाला गया था इन जीवाश्मों को? तो राइनिया की खोज उत्तर स्कॉटलैंड में एबरडीन शहर के राइनी गांव की चट्टानों से हुई थी दोस्तों। इसकी खोज वो उत्तरी स्कॉटलैंड में हुई थी। कहां पर? उत्तरी स्कॉटलैंड में हुई थी और ये राइनी गांव की चट्टानों में पाई जाती। राइनी गांव की चट्टानों तो ठीक है, लेकिन उत्तरी स्कॉटलैंड आपको याद रखना है कि राइनिया की खोज किस स्थान पर की गई? उत्तरी स्कॉटलैंड में की गई दोस्तों। अगला सवाल, पांचवा सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा टेरिडोफाइटा स्पाइक मास के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौन सा टेरिडोफाइटा स्पाइक मास के नाम से जाना जाता है? सिलेजिनेला को स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन सा ऐसा टेरिडोफाइटा है जिसको स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं? चिलेजिनेला को स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं, छठा सवाल है। छठवां सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। छठा सवाल क्या कह रहा है कि इक्विसिटम के जलोदभिद लक्षणों को लिखिए। इक्विसिटम के जलोदभिद यानी इक्विसिटम को यदि जल में डाल दिया जाए तो उसके लक्षण किस प्रकार होंगे, किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करता है, उसके बारे में लिखना है। तो इक्विसिटम के जलोदभिद लक्षण क्या है कि वलकुट में अवकाशों के रूप में वेलिकुलर कैनाल उपस्थित होती है दोस्तों। इस इक्विसिटम के वलकुट में अवकाशों के रूप में वेलिकुलर कैनाल उपस्थित होते हैं। अगला है, यदि इक्विसिटम के जलोदभिद लक्षणों की बात करें तो ये जाइलम अल्प विकसित तथा राशित कैरिनल कैनाल बनाता है। ये क्या करता है? जाइलम अल्प विकसित हरासित कैरिनल कैनाल बनाता है एवं मज्जा खोखली गुहिका के रूप में होती है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। सातवां सवाल है कि आभासी इंडुसियम को आपका क्या समझते हैं? आभासी इंडुसियम क्या है, इसको लिखना है कि इसका क्या तात्पर्य है। जब सोराई धारण करने वाली पूर्ण या फिर पर्णक के मुड़े हुए उपांतों में सोराई ढकी रहे तथा ये सुरक्षात्मक उपांत झिल्ली होते हैं दोस्तों। जब सोराई धारण करने वाले पर्ण होते हैं, सोराई को धारण करने वाले पर्ण होते हैं, उनके मुड़े हुए उपांतों की सिरोई ढकी रहे तथा सुरक्षात्मक उपांत झिल्ली होते हैं, उन्हें आभासी इंडुसियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, आठवां सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या कह रहा है? 2017 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है कि उस जिम्नोस्पर्म का नाम लिखिए। आपने कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट है तो आपने जिम्नोस्पर्म का नाम तो वैसे जरूर सुना होगा। तो उस जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिसकी पराबैंगनी का सूचकांक के रूप में कार्य करती है। उस जिम्नोस्पर्म का नाम बताना है जो कि क्या करता है? जिसकी पराबैंगनिका सूचकांक के रूप में कार्य किया जाता है। जिसकी पराबैंगनिका सूचकांक के रूप में कार्य किया जाता है। कौन सा जिम्नोस्पर्म है? साइकस की परागनली होती है, वो एक जिम्नोस्पर्म है जिसका उपयोग सूचकांक के रूप में किया जाता है। परागनली का सूचकांक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका कार्य के रूप में ये करती है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं, 9वां सवाल लेते हैं।
किस गण के सदस्यों को सामान्यतः बीजफर्ण के नाम से जानते हैं दोस्तों? कौन सा ऐसा गण है जिसके सदस्य को, उस गण का नाम लिखा है कि उस गण के सदस्य को सामान्यतः बीजफर्ण के नाम से जानते हैं? टेरिडोस्पर्मोल्स गण के सदस्य होते हैं जिसको बीजफर्ण के नाम से जानते दोस्तों। टेरिडोस्पर्मेल्स के सदस्य को सामान्यतः बीजफर्ण के नाम से भी जानते हैं। किस फर्ण के? बीजफर्ण के नाम से जानते हैं किसको? टेरिडोस्पर्मेल्स को। ओके, अगला सवाल है 10वां सवाल है, पाइसन की किस जाति में पंचपर्णी दल पुट पाया जाता है? पाइनस की ऐसी कौन सी जाति है? पाइनस की ऐसी कौन सी जाति है जिसमें पंचपर्णी दलकुट वो पाया जाता है? पाइनस की वेलिचियाना पादप एक्सेला पादप मंडी में। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट सवाल है पार्ट बी में फर्स्ट यूनिट। वैसे पार्ट फर्स्ट की बात करें, पार्ट फर्स्ट आपने हमें 10 सवाल पढ़े, तो इस पार्ट फर्स्ट में 1 से लगाकर 10 सवालों तक एक एक नंबर के सवाल आते हैं और इससे आगे वाले सवाल होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। पार्ट बी का है फर्स्ट यूनिट से सवाल पूछे गए, हर यूनिट से अलग अलग सवाल आते हैं। फर्स्ट यूनिट से अलग, सेकंड यूनिट से यूनिट लिखी हुई जो होती है, ठीक है। स्पिनोप्सिडा उप डिवीजन के विभेदात्मक लक्षणों को वर्णित कीजिए। स्पिनोप्सिडा उप विभाजन के विभेदात्मक लक्षणों का वर्णन करना है दोस्तों। स्पिनोप्सिडा उप विभाजन के विभेदात्मक लक्षण निम्नलिखित है। इसके स्पिनोप्सिडा के विभाजन के जो नियम होते हैं वो किस प्रकार है कि स्पिनोप्सिडा इस प्रभाग के सदस्य पैलियोजोइक महाकाल के कार्बन काल में विकसित हुए थे। इस प्रभाग के जो सदस्य है वो पैलियोजोइक महाकाल के कार्बन काल में विकसित हुए थे। कब हुए थे? कार्बन काल में विकसित हुए थे। और इस समूह में कैलामाइटिस जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें कैलामाइटिस जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं दोस्तों। 2017 के एग्जाम में पूछा गया 8वां में सवाल है राइनिया के बारे में। राइनिया की आंतरिक संरचना को वर्णन कीजिए। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके एग्जाम में देखने को यह सवाल मिल सकता है या फिर इससे संबंधित, इस राइनिया से संबंधित भी सवाल आ सकता है। तो आप राइनिया से संबंधित सवाल आएंगे तो आप इस सवाल को आप पढ़ेंगे तब आपको जितना आपको याद रहता है उतना का उतना आप इससे राइनिया से संबंधित एग्जाम में सवाल आ जाए कोई दूसरा राइनिया संबंधित और आप ये उत्तर लिखते हैं तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट, इसलिए तो सॉल्व पेपर अति इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि सॉल्व पेपर का सेम सवाल 2023 अभी आपके एग्जाम में आए, ऐसा नहीं है। राइनिया का तो एग्जाम में सवाल आएगा, तो राइनिया का एग्जाम में सवाल आएगा तो राइनिया की भाषा जो इसमें लिखी है वो भाषा आपको याद होगी, इसकी संरचना आपको याद होगी। तो आप राइनिया की, अगर राइनिया के बारे में, वैसे राइनिया के श्वसन तंत्र के बारे में भी आपके साथ में सवाल आ जाए तो आप इसकी संरचना के बारे में लिख देंगे तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। ये फायदा है। ओके, आप समझ गए होंगे इन सॉल्व पेपरों के मामले को दोस्तों। ऐसे तो वैसे कोई जरूरी नहीं कि रिलेटिव सेम का सेम सवाल भी आ सकता है। ओके, राइनिया की आंतरिक संरचना। राइनिया की आंतरिक संरचना कैसी थी? राइनिया के पादप बीजाणुद्भिद सरल तथा शाकीय थे। राइनिया के पादप है वो बीजाणुद्भिद सरल और शाकीय थे। पादप 2 भागों में, राइनिया के पादप सरल बीजाणुद्भिद होते हैं और पादप है वो 2 भागों में प्रकंद और वायवीय शाखाओं के रूप में विभाजित होता है दोस्तों। राइनिया का पादप है वो प्रकंद और वायवीय शाखाओं के रूप में विभाजित किया था दोस्तों। अगला है राइनिया के बारे में। प्रकंद विसर्पी होते हैं। इस राइनिया के अंदर प्रकंद होते हैं वो विसर्पी, बेलनाकार तथा द्विभाजी शाखित था। प्रकंद के ऊर्ध्व वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती थी। इसकी निचली सतह से समूह में एक कोशिकीय मूलाभास विकसित होते थे। जड़ें अनुपस्थित होती है। इनमें दोस्तों इन राइनिया के अंदर जड़ें अनुपस्थित होती है और इसकी सतह से समूह में एक कोशिकीय मूलाभास, इसके सतह से जो मूल निकलती है उसमें एक कोशिकीय मूलाभास विकसित होती है। कौन सी कोशिकीय? एक कोशिकीय मूलाभास होती है इसकी और द्विभाजी शाखित था दोस्तों। राइनिया का पादप है वो द्विभाजी शाखित प्रकार का होता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। और इसमें जड़ें अनुपस्थित होती है। राइनिया में जड़ें अनुपस्थित होती है। वायवीय शाखाएं भी द्विभाजित शाखाओं के रूप में थी। पादप पूर्णतः अनुपस्थित थी दोस्तों। पादप नहीं, पत्तियां। राइनिया के पादप के अंदर पत्तियां है वो बिल्कुल अनुपस्थित थी, बिल्कुल पत्तियां भी नहीं थी। राइनिया मेजर के बारे में बात कर रहे हैं।
राइनिया मेजर, राइनिया की ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर। दोस्तों राइनिया के पादप की ऊंचाई की बात करें लगभग 50 सेंटीमीटर तथा राइनिया गुइने वाघानी आकार में छोटे लगभग 20 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी राइनिया की जाति है, राइना गुइने वागानी। ये आकार में छोटे होते हैं, लगभग इसकी 20 सेंटीमीटर का आकार होता है ऊंचाई तथा इसके प्रकंद पर वायवीय शाखाओं पर अनेक अपस्थानिक शाखाएं भी उपस्थित थी। इन शाखाओं का सहवन संपुल मुख्य अक्ष के सहवन पुल से स्वतंत्र था। दोस्तों अगला है संभवत ये शाखाएं पत्रिकाएं थी। इसके अंतर्गत जो शाखाएं होती है, राइनिया के अंदर जो शाखाएं होती है वो कायिक प्रवर्धन में सहायक थी। दोस्तों राइनिया के अंदर जो शाखाएं होती है, पौधों की शाखाएं होती है, वो कायिक प्रवर्धन के अंदर यदि राइनिया के पादप की शाखा को काट लिया जाए और अन्य जगह पर बो दिया जाए तो यानी कि वो कायिक प्रवर्धन, उसके शाखा को काट कर कहीं और बो दिया जाए तो वो भी वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों यानी कायिक प्रवर्धन की इसमें राइनिया के पादप में क्षमता होती है। इस प्रकार की शाखाएं राइनिया मेजर के रूप में अनुपस्थित, इस प्रकार की शाखाएं वो राइनिया मेजर के रूप में अनुपस्थित थी। दोस्तों अगला सवाल, नहीं इसकी संरचना बाकी रह गया ना, अभी तो हमने राइनिया पादप का इंट्रोडक्शन लिया था। दोस्तों अब इसकी संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, राइनिया के पादप के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल संरचना है उसके बारे में, आंतरिक संरचना की बात करें, ये बाहरी संरचना यानी बाहर से राइनिया किस प्रकार का दिखता है वो हमने डिस्कस किया। अब यानी उसके पादप कैसे होते हैं, उसके फूल कैसे होते हैं, उसकी जड़ें कैसी होती है, उसकी शाखाएं कैसी होती है, कायिक शाखाएं होती है, जड़ें अनुपस्थित होती, हमने ये बातें पढ़ी तो ये बाहरी थी। अब हम आंतरिक बातें पढ़ रहे हैं यानी कि राइनिया के पादप के अंदर क्या होता है। आंतरिक संरचना की बात करें, प्रकंद व वायवीय शाखाओं की आंतरिक संरचना एक समान थी। दोस्तों राइनिया के पादप की आंतरिक संरचना की बात करें तो ये राइनिया के पादप है वो प्रकंद व वायवीय शाखाओं की आंतरिक संरचना एक समान थी। दोस्तों राइनिया के प्रकंद और वायवीय शाखाओं की जो आंतरिक संरचना है, राइनिया के पादप की प्रकंद और आंतरिक शाखाओं की राइनिया के प्रकंद और वायवीय शाखाओं दोनों की आंतरिक संरचना है वो एक समान थी। आंतरिक संरचना स्पष्टतः क्रमशः बाह्य त्वचा, वलकुट और सहवनी। दोस्तों राइनिया पादप के आंतरिक संरचना की बात करें तो बाह्य त्वचा, वलकुट और सहवनी स्ट्रैंड, त्वचा, बाह्य त्वचा यानी बाहर वाली त्वचा, वलकुट और सहवनी अंदर के अंदर सहवनी स्टैंडर्ड में विभेदित, इन 3 भागों में आंतरिक संरचना विभेदित होती है। दोस्तों बाह्य त्वचा की बात करते हैं, राइनिया के पादप की बाह्य त्वचा। दोस्तों अगला सवाल है सेकंड यूनिट से सवाल रहेगा। अगला सवाल सेकंड यूनिट से, पहले हमने फर्स्ट यूनिट से सवाल देख लिया। अब सेकंड यूनिट आपके बॉटनी के सिलेबस की सेकंड यूनिट से सवाल आ रहा है, आप सभी के सामने पेश हो रहा है। सवाल क्या कह रहा है, सेकंड सवाल है लाइकोपोडियम के भ्रूण परिवर्तन का विस्तृत वर्णन कीजिए। लाइकोपोडियम के अंदर भ्रूण के परिवर्धन का विस्तृत वर्णन करना है। दोस्तों इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे। लाइकोपोडियम में निषेचन के समय कई पुमणु स्त्री धानी में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों लाइकोपोडियम में जब निषेचन होता है तब कई प्रकार के पुमणु है वो स्त्री धानी के अंदर प्रवेश करते हैं। लाइकोपोडियम के निषेचन के समय कई प्रकार के पुमणु स्त्री धानी में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु इनमें एक से अधिक अंड से संयुक्त होकर जाइगोट का निर्माण होता है। दोस्तों जब पुमणु स्त्री धानी के अंदर जाते हैं परंतु इसमें से एक अंड से संयुक्त होकर जाइगोट का निर्माण होता है। बहुत सारे पुमणु स्त्री धानी के अंतर्गत गए तो उनमें से सारे के सारे तो नष्ट हो जाता, केवल एक ऐसा अंड होता है, एक ऐसा पुमणु होता है जो अंडधानी के अंदर स्त्री धानी में जाकर केवल एक अंड संयुक्त होता है। इतने सारे अंड जाते हैं लेकिन एक अंड है वो संयुक्त होता, अंड से संयुक्त होता है, होकर जाइगोट का निर्माण यानी कि एक भ्रूण का निर्माण करता है। दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है ये बात लिखनी। भ्रूण का परिवर्तन, जब भ्रूण जाइगोट का निर्माण यानी कि भ्रूण का निर्माण तो हो रहा है, तो निर्माण किस प्रकार होगा यानी कि भ्रूण का परिवर्तन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, जाइगोट में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है। जब जाइगोट ये जाइगोट का निर्माण हुआ तब जाइगोट में प्रथम विभाजन की बात करें तो अनुप्रस्थ होगा, जिससे ऊपरी अध्याधर
तथा आधारी ऊपरी अध्याधर और आधारी अधराधर कोशिका का निर्माण करती है। जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तब ऊपरी अध्याधर और निचली अधराधर कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात कोशिका आगे विभाजन है वो नहीं करती है। यह दीर्घ होकर निलंबक का निर्माण करती है। यह दीर्घ होकर यह कोशिकाएं विभाजित होती दीर्घ होती यानी बड़ी होती है और निलंबक का निर्माण करती है। निलंबक अधराधर कोशिका को युग्मकोद्भिद में धकेलता है। जब ये विकास करती है, अपने भ्रूण का विकास करती है, अपने कोशिकाओं के विभाजन के साथ साथ विकास करती हुई निलंबक का निर्माण करती है और निलंबक का निर्माण करने के बाद में निलंबक अधराधर कोशिका को युग्मकोद्भिद में धकेलता है। जब निलंबक बन जाता है तो निलंबक वो अधराधर कोशिका को युग्मकोद्भिद में धकेलता है। अधराधर कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, इसलिए भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। जब ये अधराधर कोशिका है वो भ्रूण का निर्माण करती है। किसका निर्माण? अधराधर कोशिका भ्रूण का निर्माण, इसके भ्रूणीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला है, आगे देखते हैं इसमें। भ्रूणीय कोशिका में एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन। दोस्तों भ्रूणीय कोशिका होती है, भ्रूण की जो कोशिका होती है उसमें एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं दोस्तों, जिसके फलस्वरूप क्षार कोशिका बनती है। भ्रूणीय कोशिकाओं में उदग्र विभाजन होते हैं समकोण के आधार पर और क्षार कोशिका बनती है। क्षार कोशिकाओं के बनने के बाद में इन कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है और 8 कोशिका बनती है। ये क्षार के बाद में अनुप्रस्थ और 8 बनती है, जो कि क्षार कोशिकाओं के 2 सोपानों में व्यवस्थित। क्षार कोशिका, ये 8 कोशिकाएं होशियार सोपानों यानी कि इस प्रकार ये क्षार सोपानों के रूप में उपस्थित रहती है। 8 कोशिकाओं के रूप में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार व्यवस्थित होती है 8 कोशिकाओं के रूप में, क्षार की जोड़ों के रूप में। ठीक है, इस प्रकार आगे है दो सोपानों में व्यवस्थित रहती है। अभी अपने समझ लिया। तो अगला है, भूमिगत प्रोथेलस वाली जातियों में निलंबक के निकट स्थित सोपानों की क्षारों कोशिकाएं विभाजनों द्वारा मांसल पाद का निर्माण करती। दोस्तों भूमिगत प्रोथेलस वाली जातियां होती है, उनमें निलंबक के निकट स्थित सोपानों में क्षार कोशिकाओं विभाजन द्वारा मांसल पाद का निर्माण करती है, जिसके द्वारा भ्रूण प्रोथेलस से भोजन का अवशोषण कर भ्रूण है वो प्रोथेलस से भ्रूण दोस्तों जब मांसल कोशिका होती है वो पाद का निर्माण करती है, पैर फुट का निर्माण करती है, तब जिसके द्वारा इस पाद के पाद के द्वारा भ्रूण प्रोथेलस द्वारा से भोजन अवशोषित करती है। पाद भ्रूण बीजाणुद्भिद स्वतंत्र जीव होने तक सक्रिय रहता है। दोस्तों ये जब तक ये स्वतंत्र और सक्रिय रूप से जीवित हो जाए तब तक ये अवशोषण करता रहता है। दोस्तों इस प्रकार ये अवशोषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। दोस्तों अगला सवाल आप सभी के सामने चौथी यूनिट से सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट जो भी सवाल अति इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, वही मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। बाकी जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं वो आप सभी के सामने पेश नहीं किए जा रहे हैं, उसको छोड़ दिए जा रहे हैं। दोस्तों आप कंप्लीट इस सॉल्व पेपरों पर विश्वास करके अपने अध्ययन को बेहतर बनाइएगा। दोस्तों आपके एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं बार फिर से। अगला सवाल है, जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म से संबंधता को वर्णन कीजिए। जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म से संबंधता किस प्रकार है उसको बता रहा है। किस प्रकार संबंध है उसको लिखनी है अपने। जिम्नोस्पर्म की संबंधता एंजियोस्पर्म से किस प्रकार लगती है उसके बारे में। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पादपों में निम्न समानताएं होती है। समानताओं के बारे में बाद में, भिन्नताओं के बारे में। ठीक है, एंजियोस्पर्म की से समानता, जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म से समानता किस प्रकार है संबंध। ठीक, एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म काफी सीमा तक, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म काफी सीमा तक दूर के समान है। दोस्तों काफी सीमा तक, हद तक, दूर तक देखा जाए इसको तो समान है। बेंथम और हुकर ने जिम्नोस्पर्म को
फेनरोगैम्स के द्वारा दो बड़े समूहों के मध्य द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के रूप में बेंथम और हुकर ने क्या किया कि जिम्नोस्पर्म को फेनेरोगैम्स के द्वारा बड़े समूहों के मध्य द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के समतुल्य रखा। जिम्नोस्पर्म जिन गुणों में एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं वे संक्षिप्त में जिम्नोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म से जिस प्रकार से समरूपता दर्शाते वो इस प्रकार है, निम्न प्रकार है। पौधे प्राय काष्ठीय, बहुवर्षीय वृक्ष या झाड़ियां होते। दोस्तों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं। इनकी समानताओं की बात करें तो इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पौधे होते वो प्राय काष्ठीय, बहुवर्षीय वृक्ष या फिर झाड़ियों के रूप में होते हैं। दोस्तों काष्ठीय, बहुवर्षीय और वृक्ष के रूप में दिखाई देते होते हैं जो बहुबीजाणुविद अवस्था में जड़ तथा तने के रूप में विभाजित रहते, जो कि कैसे बीजाणुविद अवस्था में दोस्तों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पौधे वो बीजाणुविद अवस्था में जड़, तना तथा पत्ती के रूप में विभाजित रहते। दोस्तों अगली इसमें समानता क्या है? तने के सहवन, पुल, सहवन, सपांशिक और वर्दी तथा अंतधारुक होते। इस आधार पर वे द्विबीजपत्री तनों के सहवन तंत्र के समान समानता रखते हैं। दोस्तों अगला है जननांग पुष्प के समान शंकु के रूप में गठित होता है। दोस्तों एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के जननांग है वो समान शंकु के रूप में सुगठित होते हैं। दोस्तों अगला है परागनली नर युग्मकों को ले जाने के लिए वाहक का कार्य करती है। इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में परागनली होती है वो वाहक के रूप में कार्य करती है, युग्मकों को ले जाने के रूप में, यानी कि वाहक के रूप में ये कार्य करती है। कौन? परागनली। ओके, किसमें? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की समानताओं के बारे में, यानी दोनों में ये सेम प्रक्रिया होती है। अगला है गुरु बीजाणुधानी में स्थायी रूप से रहती है। दोस्तों गुरु बीजाणुधानी में स्थायी रूप से रहती है। गुरु बीजाणुधानी में स्थायी रूप से रहती है। कैसी रूप में? स्थायी रूप से रहती है। बीजांड की उत्पत्ति तथा बीज का निर्माण आदि, बीजांड की उत्पत्ति और बीज का निर्माण आदि भी समान होता है। बीजांड की उत्पत्ति जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीजांड की उत्पत्ति भी समान होती है और बीज का निर्माण भी समान प्रक्रिया के द्वारा होता है। दोस्तों यानी इसमें समानता की बात कर रहे हैं। तने में सहवन पुल, वलय में उपस्थित द्वितीय वर्दी उपस्थित। तने में सहवन पुल तना होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का तना होता है, उसमें सहवन पुल में अनुपस्थित। तने में सहवन पुल वलय में उपस्थित और द्वितीय वर्दी उपस्थित। दोनों की मूल व तने में द्वितीयक वर्दी उपस्थित है। दोनों की एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की मूल और तनों में द्वितीयक वर्दी है वो उपस्थित होती है। दोस्तों द्वितीयक जाइलम मोनोजाइलिक तथा पॉलीजाइलिक के रूप में होता है। द्वितीयक जाइलम इस एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का द्वितीयक जाइलम है वो मोनोजाइक और पॉलीजाइक के रूप में व्यवस्थित होता है। अगला है दोनों में बीज का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म में भी बीज का निर्माण होता है और एंजियोस्पर्म में भी बीज का निर्माण होता है, यानी समानता के बारे में बात हो रही। दोनों विषम बीजाणुक होते। कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। गुरु बीजाणु अंत बीजाणुक तथा हासित होता है। गुरु बीजाणु है वो अंत बीजाणुक और हासित के रूप में उपस्थित होता है। बीजांड उपस्थित अर्थात गुरु बीजाणुधानी अध्यावरण द्वारा परिबद्ध रहता है। परागकण परागनलिका का निर्माण करते हैं। इसमें परागकण दोनों में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में परागकण है वो परागनलिका का निर्माण करते हैं। परागकण परागनलिका का निर्माण करते हैं। नर युग्मक अधिकतर जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म के साथ में अशाखिक रूप से समान अशाखिक होते हैं। दोस्तों अधिकतर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के समान अशाखिक होते हैं। नर युग्मक अधिकतर जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म के समान अशाखित होते हैं। दोस्तों अगला है परागकणों का विमोचन बहुकोशिक अवस्था में। परागकणों का विमोचन होता है वो कैसे होता है? बहुकोशिक अवस्था में होता है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, अथवा में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में लिखना। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारी दैनिक जीवन में, यानी हमारा अर्थव्यवस्था, हमारी धन दौलत की दृष्टि से इस जिम्नोस्पर्म का हमारे जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में, यानी आर्थिक का अर्थ हो गया अर्थव्यवस्था, हमारे घर की अर्थव्यवस्था। तो हमारे
हमारे काम में जो चीज आएगी, हमारे हर चीज में औषधि के रूप में, काष्ठ के रूप में, लकड़ी के रूप में ऐसे हर प्रकार यानी कि पौधों के रूप में, वैसे ऐसे यूज हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री के रूप में जो चीज उपलब्ध हो जाती है, यानी वो आर्थिकता के अंतर्गत आएगी दोस्तों। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व की बात करें तो प्रारंभ से ही मानव अपने विभिन्न कार्यकलापों के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता था दोस्तों। प्रारंभ से पहले से ही मानव अपने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता था दोस्तों। मानव है वो विभिन्न क्रियाकलापों के लिए पेड़ पौधों पर पहले से ही निर्भर रहता था। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में उसने पौधों का उपयोग भोजन के रूप में किया था दोस्तों। जब विकास हुआ था, हमारी जीवन का विकास हुआ था, तब मानव ने पहले रूप में पौधों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए उपयोग में किया था। लेकिन जो मानव सभ्यता का विकास होता गया, ज्यों जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, त्यों वैसे पौधे पर उसकी निर्भरता बढ़ती गई। जैसे मानव का विकास हुआ है, वैसे उसकी निर्भरता पौधे पर रहती गई, ढलती गई, और उसने अपने आवास, कपड़े, ईंधन और हथियार के रूप में भी पौधों का उपयोग करने लगा दोस्तों। मानव ने क्या क्या नहीं किया पौधों का। मानव ने पौधों का दुरुपयोग के साथ साथ उपयोग भी बहुत अच्छे रूप से किया है दोस्तों। दुरुपयोग तो रुक गया है कि वृक्षों की कटाई हो रही है, ऐसा हो रहा है। वृक्षारोपण करो, हर घर में वृक्ष लगाओ, वो अभियान बहुत चलाए। लेकिन आज जागृत हो गई दुनिया, जागृत हो गई, सब शिक्षित हो गई, और सभी ने वृक्षों को काटना बंद कर दिया, और आज व्यवस्थित तरीके से वातावरण चल रहा है दोस्तों। कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही है। तो मानव की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ उसने आवासों के रूप में, कपड़ों के रूप में, ईंधन के रूप में, हथियार के रूप में इस पौधों का उपयोग करने लगा, पौधों की शाखाओं का उपयोग करने लगा दोस्तों। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बढ़ती चली गई। सभ्यता का विकास हुआ, जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे मानव की आवश्यकता भी बढ़ती गई। आधुनिक मानव केवल भोजन एवं आवास से ही संतुष्ट नहीं है दोस्तों। आधुनिक आज का जो मानव है, 2023 का जो मानव है, जैसे कि आप और मैं, तो आज का जो हम भी मानव में आते हैं दोस्तों, होमो सैपियंस। क्या समझते हो आपने आपको? केवल अपने तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे, कोई ज्यादा तो कुछ है नहीं, ऐसी बात है। तो आधुनिक आधुनिक मानव केवल भोजन एवं आवास से ही संतुष्ट नहीं है। आज का जो मानव है और वो भोजन और आवास से संतुष्ट नहीं है। भोजन, इससे अच्छा भोजन कल बनाएंगे। घर आज तो ऐसा है, मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, उसके जैसा घर बनाऊंगा दोस्तों। कंपटीशन का जमाना जैसे कि है कि नहीं। बल्कि इसे आरामदायक जीवन जीने के लिए ऐसे अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है दोस्तों। बल्कि उसे आरामदायक जीवन जीने के लिए, मानव को हमारे को आरामदायक जीवन जीने के लिए ऐसे अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें ऐसे अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है जिसे बनाने के लिए उसे कच्चे माल के रूप में पादप एवं पादप उत्पादों की आवश्यकता होती है दोस्तों। उसे कच्चे माल के रूप में पादप एवं पादप उत्पादों की आवश्यकता भी पड़ जाती है। अतः मानव पौधे एवं उसके उत्पादों पर अधिक निर्भर हो गया दोस्तों।